हेलो फ्रेंड्स। हमने प्रीवियस लेक्चर में देखा था कि आर्यन का जो इन्वेजन होता है इंडिया पर, तो वो किस किस रूट से आते हैं इंडिया में और जो ऑल ओवर द वर्ल्ड वो कैसे स्प्रेड होते हैं और उनका जो इंडिया के इनहेबिटेंट्स हैं उनके साथ में कैसे उनका कॉन्फ्लिक्ट होता है और वो यहाँ पर रहना स्टार्ट करते हैं और उनके आने से रिलेटेड कुछ थ्योरीज हैं उनको भी हमने डिस्कस किया था। आज से हम डिस्कस करने वाले हैं वेदों के बारे में। इनमें चारों वेदों को हम डिटेल में पढ़ेंगे आज। तो जो वेद होता है उसका मतलब होता है टू नो या सुपीरियर नॉलेज। ये वेदों का वेद वर्ड का मतलब होता है। और हमें जो चार वेद हैं आपने ये सब पढ़ा होगा। वो चार टाइप के होते हैं: ऋग्वेदा, सामवेदा, यजुर्वेदा एंड अथर्ववेदा। ये चार टाइप्स के वेद होते हैं। तो ऋग्वेद को है ऐसा माना जाता है कि ऋग्वेद ओल्डेस्ट रिलीजियस टेक्स्ट है इन द वर्ल्ड। इसलिए इसको फर्स्ट टेस्टामेंट ऑफ मैनकाइंड इसको बोला जाता है, ऋग्वेद को। ये बेसिकली 1700 बीसी के आसपास ये कंपोज हुआ था और जो इसमें जो लास्ट हिम्स हैं वो बेसिकली 1500 से 1200 बीसी के आसपास इसमें ऐड किए गए थे। जितने भी जो हिम्स हुआ करते थे वो बेसिकली किसी एक परिवार ने या किसी एक इसका राइटर नहीं है ऋग्वेद का। इसमें बहुत सारे प्रीस्ट फैमिली हुआ करती थी और वो अपने जो शिष्य होते थे उनको बताते थे माउथ टू माउथ। मतलब वो अपना जो ज्ञान होता था वो देते थे। ओरल टीचिंग होती थी उस टाइम पे कि और वो जो गुरु होता था वो एक्सपेक्ट करता था कि जो मैं आपको बता रहा हूँ अपने शिष्य को वो उसको याद रखेगा और वो आगे की जनरेशन में से ट्रांसफर करेगा। तो ये बहुत सारी चीजें जो बहुत सालों से चली आ रही थी उनको उन्होंने एक बुक्स में कंपाइल किया। तो ये बेसिकली किसी एक प्रीस्ट फैमिली के द्वारा लिखा गया नहीं है। तो जो ऋग्वेद है उसको 10 पार्ट्स में डिवाइड किया है जिसको हम कहते हैं मंडल। तो हमारे ऋग्वेद में कितने मंडल हैं? 10 मंडल हैं। उसमें जो पहला एंड जो 10वां मंडल है वो सबसे यंगेस्ट है एंड लॉन्गेस्ट है। और जो सेकंड से लेकर जो 7वें मंडल है वो इसका जो ऋग्वेद का वो ओल्डेस्ट है और शॉर्टेस्ट है। और जो 8वां एंड 9वां है मंडल है वो मिक्स्ड है। यहां तक क्लियर हो गया? ठीक है। जो फेमस गायत्री मंत्र है वो हमारा ऋग्वेद के मंडल 3 से लिया गया है। आपने गायत्री मंत्र आपने स्कूल में या अभी भी आप पढ़ते होंगे। तो वो ऋग्वेद के जो मंडल 3 है वहां से लिया गया है। ईच मंडल कंसिस्ट ऑफ सुक्तार, बेसिकली जो कि यूलॉजी होती है। जो फर्स्ट वर्ड है ऋग्वेद का उसमें मेंशन है अग्नि। जो हिम्स 1.1 है वो अग्नि को एड्रेस करता है। तो यहां से ये क्या समझ में आ रहा है कि अग्नि काफी ज्यादा इंपोर्टेंट हुआ करता था उस टाइम पे। तो यानी अग्नि जो देवता थे उनकी काफी सिग्निफिकेंस है ऋग्वेद के अकॉर्डिंग। जो 10th मंडल है उसमें एक पुरुष सूक्ता है जिसमें एक्सप्लेन किया गया है 4 वर्ण को। और इसमें बताया गया है कि जो 4 वर्ण है वो ब्रह्मा जी के से लिए गए हैं क्योंकि ब्रह्मा जी को सुपीरियर माना गया है और ब्रह्मा जी से लिए गए हैं। जैसे कि माउथ, माउथ से आर्म, थाई एंड फीट। तो जो ब्रह्मा जी का जो माउथ है वो ब्राह्मण, आर्म से लिया गया क्षत्रिय, थाई से लिया गया वैश्य और फीट है वो है शूद्रा। तो ऐसे ये लिया गया। ये जो इसका जो डिटेल एक्सप्लेनेशन है वो 10th मंडल के पुरुष सूक्ता में लिया बताया गया है। और इसको बहुत बाद में ऐड किया गया था। जब ये ऋग्वेद का कंपाइलेशन हो रहा था उस टाइम पे लगभग फाइनल फिनिशिंग हो रही थी, मतलब उस टाइम पे ऐड किया गया था। आपने बताया ना फर्स्ट और सेकंड सबसे लेटेस्ट है। तो ये बहुत बाद में जोड़ा गया जबकि ये सब पहला जब जो लोग अर्ली वैदिक पीरियड में जो लोग रहते थे तब ऐसी कोई वर्ण व्यवस्था नहीं हुआ करती थी। आदमी कोई भी काम कर सकता था। अगर कोई जैसे कि ब्राह्मण वर्ण जैसे डिफाइन किया गया कि जो भी वो मतलब जो भी प्रीचिंग है टीचिंग वगैरह के काम ब्राह्मण करेगा। तो अगर कोई उसके ब्राह्मण के अंदर ऐसा पैदा होता है कि जो कि काफी लड़ने में काफी तेज है, वॉरियर टाइप का है, तो वो क्षत्रिय में उसकी आगे चल के उसका वर्ण चेंज हो सकता था। बट इन्होंने बाद में इसको बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेट कर दिया। फिर वर्ण व्यवस्था को ऐसा इतने तरह से कॉम्प्लिकेट कर दिया कि फिर बाद में कोई चेंज नहीं कर सकता था। अगर कोई ब्राह्मण में ही पैदा हुआ है तो वो जिंदगी भर हमेशा ब्राह्मण रहेगा, तो चाहे जितना मूर्ख क्यों ना हो। तो ये फिर बाद में हो गया था ये कॉम्प्लिकेशन, जिससे कि बाद में फिर बहुत सारी चीजें होगी और उसके बाद में फिर नए नए सेक्ट्स इमर्ज के आएंगे। तो जो 9th मंडल है उसमें वो बेसिकली कंप्लीटली डिवोटेड है सोम के लिए, सोम भगवान। नासा दिया सुक्ता
जो नासदीय सुक्ता है उसमें बताया गया है जो कि यूनिवर्स का ओरिजिन कैसे होता है। ये काफी कॉम्प्लिकेटेड थ्योरी है इसमें जो बताई गई है, बट आपको इतना याद रखना है कि जो ओरिजिन है यूनिवर्स का वो नासदीय सुक्ता जो कि 10th मंडल में दिया गया है, उससे उसमें उसका डिस्कशन है कि यूनिवर्स कैसे फॉर्म हुआ था। अब इसमें हम थोड़ा सा एक और चीज देख लेते हैं जो कि आपके काफी काम के, तो इसमें ऋग्वेद को हम थोड़ा सा एक डिवाइड करके आपको बता देते हैं कि ऋग्वेद कैसे कैसे डिवाइड होता है, उसको बारे में हम थोड़ा आपको बता देते हैं। एक एक मैं ब्लैंक शीट ले लेता हूँ, हाँ ये ठीक है। तो ये ऋग्वेद होता है बेसिकली, एक मिनट, हाँ ऋग्वेद है, ये 2 पार्ट्स में यहाँ से डिवाइड होता है। इसमें है ये बास्कला एंड दिस इज साकल्या। जो वास्कला है वो और जो शाकल्या है वो भी फर्दर 3 पार्ट्स में डिवाइड होते हैं। कैसे, देखो ये होता है इसमें ऐत्रेया ब्राह्मण, एंड ऐत्रेया अरण्यकाश, एंड थर्ड इज ऐत्रेया उपनिषद। ये आपको याद रखना है, ये काफी इंपॉर्टेंट नॉलेज है ये जो मैं आपको बता रहा हूँ। और शाकल्या में भी वो होता है कौशिक की ब्राह्मण, एंड कौशिक की अरण्यकाश, एंड कौशिक की उपनिषद। अब आप इसमें देख रहे हो कि ये ब्राह्मण और अरण्यकाश, ये 2 वर्ड आपको दिख रहे होंगे। तो ये बेसिकली ये कमेंट्री थी वेदों पर। अब इसको क्या होता था उस टाइम पे कि ऐसा मान के चलते थे, क्योंकि उस टाइम पे अच्छा खाना पीना था, सब कुछ अच्छे तरह से, लिविंग स्टैंडर्ड काफी अच्छा था, तो ऐसा माना जाता था कि जो इंसान है वो 100 साल तक जीवित रहेगा। तो इसमें जो 0 से 25 का है वो होता था हमारा विद्यार्थी वाला जीवन, और 25 से 50 साल का होता था गृहस्थ वाला, 50 से 75 का होता था वानप्रस्थ आश्रम, ये 4 जो आश्रम सिस्टम है ना उसको, और जो 75 से 100 के बीच में होता था हमारा संन्यास। तो जो गृहस्थ आश्रम है और वानप्रस्थ आश्रम में यही अंतर है कि जो कमेंट्री थी, जो ब्राह्मण है वो कमेंट्री होती थी, और अरण्य का भी कमेंट्री हुआ करता था। तो ब्राह्मणों में बताया गया है जो गृहस्थ आश्रम में इंसान को कैसे रहना है, कैसे पूजा पाठ करनी है, वो यानी कि ये 25 से 50 साल वाला। तो ये ब्राह्मण वाला, ये जैसे कि ऐत्रेय ब्राह्मण और कौष्टकी ब्राह्मण, इन दोनों में बताया गया है कि गृहस्थ आश्रम में जब इंसान होगा तो वो किस तरह से फंक्शन करेगा, कैसे वेदों को पालन करेगा। और 50 से 75 के बीच का जो वानप्रस्थ आश्रम है उसमें बताया गया है अरण्यकाश के बारे में, कि अरण्यकाश में जैसे कि वानप्रस्थ आश्रम में क्या होता था कि आपने जब अपना गृहस्थ आश्रम जी लिया, अब आप जाओगे वनों में। वानप्रस्थ आश्रम में आदमी चला जाता था वनों में, वनों में रहकर जो लोग कंफ्यूज होते थे, जिनको कुछ पता नहीं होता था, उनको वो आगे की टीचिंग देता था, उनको ज्ञान देता था। तो जो वानप्रस्थ आश्रम है वो अरण्यकाओं से रिलेटेड है। तो जो अरण्यकाओं में बताया गया है कि वानप्रस्थ आश्रम में इंसान को कैसे रहना चाहिए, तो ये ऐत्रेय अरण्यकाज और कौष्टकी अरण्यकाज। उपनिषद, उपनिषद बेसिकली जो है वो क्रिटिसाइज करते हैं वेदों को। ये काफी बाद में उपनिषदों को जोड़ा गया था, जब क्या है, जब जो ऋग्वेद या जो भी वैदिक काल था लेटर वाला, उसमें क्या बहुत सारी करप्शन आ गया था। उसमें करप्शन इन द सेंस कि वहां पे लोग कह रहे थे कि हर चीज में कि बलि दे दो, तो एनिमल सेक्रीफाइस हो, जनता मतलब जो वहाँ के लोकल लोग थे वो लोग नहीं चाहते थे क्योंकि उनकी पशुओं की बलि दिया, क्योंकि उनके पशु का उनसे एग्रीकल्चर में उनके लिए काम में आते थे, बहुत सारी चीजों में उनके लिए काम में आते थे, जैसे मिल्क प्रोडक्शन में काम में आते थे। बट जो ब्राह्मण हुआ करते थे
तो वो हर चीज में मतलब यज्ञ करवाने लगे, हर चीज में बलि दिलवाने लगे, तो उनको दिक्कत होने लगी, और जो शूद्रा थी उनकी स्थिति बहुत खराब हो गई। और जो वैश्य था, वैश्यों के पास में पैसा तो था, बट उनके पास में उनकी कोई रिस्पेक्ट नहीं हुआ करती थी ऐसी खास में। तो वो भी चाहते थे कि मेरे पास पैसा है तो मेरी रिस्पेक्ट हो, तो उनको रिस्पेक्ट मिलती नहीं थी। जो क्षत्रिय थे वो भी अब ब्राह्मणों से लेटर वैदिक पीरियड में डरने लगे थे, उन्हें लगता था कि शायद ऐसा ना हो कि ये लोग हमें सुपरसीड कर जाएं और हम इनसे मतलब ज्यादा हमारी अहमियत ना रह जाए, क्योंकि ब्राह्मण बहुत ज्यादा डोमिनेटिंग हो गया था लेटर वैदिक पीरियड में। तो उपनिषद ऐसा था जिसने वेदों को क्रिटिसाइज किया। उन्होंने बताया कि आपको ये कर्मकांड जो फालतू के हो रहे हैं वो चीज नहीं करना चाहिए, हर बात पे एनिमल सेक्रीफाइस हो रहा है, बलि चलाई जा रही है एनिमल्स की। बात बात पे जो जो मतलब जो ऑर्थोडॉक्स चीज मतलब बनी हुई है कि हर चीज पे यज्ञ करवाना है, या जो वोमेंसी या छोटे जो अभी जो वर्ण थे उनकी स्थिति खराब थी, उनको ये उपनिषद थोड़ा सा क्रिटिसाइज करते हैं। तो ये उपनिषद में आपको पढ़ने को मिलेगा। ये मैंने आपको थोड़ा सा बता दिया क्योंकि बाद में हो सकता है कि ये मैं भूल जाता, मेरे को याद नहीं रहता। तो मैंने आपको ऋग्वेद को बता दिया कि ब्राह्मण वाला कौन सा फेस होता है, अरण्यका वाला कौन सा फेस होता है। अब वहां पे जो सोशल स्ट्रक्चर था जो फैमिली का, वो किस टाइप से हुआ करता था। जो ग्रुप ऑफ फैमिली थी, या जिसको कुल बोलते हैं, वो बनाते थे विलेज या ग्राम। और इनका जो हेड हुआ करता था वो होता था, उसको बोलते थे ग्रामणी। ये जो वर्ड है, जो टर्मिनोलॉजी आपको याद रखनी है, ये क्वेश्चन डायरेक्ट आते हैं एग्जाम में। वो जो ग्रुप ऑफ विलेज हुआ करते थे उनको बोलते थे विश्व। और जो विश्व का जो हेड होगा वो होगा विश्वपति। जो जना और जो ट्राइब हुआ करती थी वो बेसिकली हाईजेस्ट हुआ करता था पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन में। ठीक है। जैसे कि जना मतलब जैसे कि जो भारता क्लेन थी, यदुज थी, यदुज वही क्लेन है जिसमें भगवान श्री कृष्ण का जन्म होता है, ये यदुज ट्राइब ही होती है वो। और इसके बाद में जो मत्स्य है, पुरुष है, ये होती थी हमारी ट्राइब्स। तो मतलब जैसे कि आज के जो कॉन्टेक्स्ट में अगर हम देखेंगे, तो जैसे कि एक गांव होता है, गांव में ब्लॉक होता है ना, और ब्लॉक का जो हेड होता है तो ब्लॉक ऑफिसर मतलब जिसको कहते हैं, है ना। तो उसी हिसाब से था कि एक विलेज होगा, विलेज या गांव, उसका जो होगा वो हेड होगा वो ग्रामीणी होगा। तो ग्रुप ऑफ विलेज होंगे उसको विश्व बोलेंगे, और विश्व का जो हेड होगा वो विश्वपति होगा। यहां तक क्लियर है। जो हेड होता था जना का, जन का जो हेड होता था उसको राजन या किंग बोला करते थे। उसको असिस्ट करने के लिए एक प्रीस्ट हुआ करता था, एंड कमांडर हुआ करता था आर्मी का। ठीक है, यहां तक क्लियर है। अब यहाँ पर जो राजा की आप पोजीशन आप सोच रहे हो, जो आगे वाले जो आप जो राजा की आप जब भी आप सोचते हो तो एक इमेज आ जाती है हमारे दिमाग में कि बहुत बड़ा पावरफुल वैसा। तो उस टाइम पे राजा का काम ये नहीं था, राजा कोई ऐसा पावरफुल नहीं हुआ करता था, वो एक जनता की समान ही था। बस उसके बाद में कुछ चीजें और एक्स्ट्रा हुआ करती थी। ठीक है। तो राजा को एक पावरफुल पोस्ट मतलब हुआ करती थी, बट इतने बड़ा नहीं था कि बहुत बड़े किंगडम होगा, उसके पास में बहुत सारी आर्मी होगी, इस टाइप से नहीं हुआ करता था उस टाइम पे। आर्मी जब उस टाइम पे राजा ऐसी नहीं रखता था कि उसके बाद बहुत ज्यादा स्टैंडिंग आर्मी हो, जो नॉर्मल गांव के लोग थे वही उनको जब भी युद्ध होता था तब उसको असिस्ट करने के लिए आ जाते थे। ठीक है। ओके, नेक्स्ट हम देखते हैं। ये बेसिकली ट्राइबल डेमोक्रेटिक सेटअप हुआ करता था। कोई रियल स्टेट टेरिटरी या स्ट्रक्चर नहीं हुआ करता था कि यहां से यहां तक हमारी है, यहां से आपकी है। तो ऐसा कुछ नहीं था उस टाइम पे। वो रहते थे, बस वही उनकी टेरिटरी होती थी, और जो युद्ध होता था आपको पता ही है, कैटल के लिए युद्ध होता था। जो हेड था उसको ऑब्वियस सी बात है राजन बोलेंगे। ठीक है। और यहाँ पे जो बाद में इसको किंग बोलना स्टार्ट होगा लेटर पीरियड में। ठीक है। या इसको जो राजा था उसको बोलते थे जनस्य गोपा। नो सेंस ऑफ डिविनिटी इन किंग्स। ठीक है। अब ये सबको कैसे समझेंगे कि उस टाइम पे जो राजा होता था वो नॉर्मल पोस्ट हुआ करती थी, लोग उसको चुन लेते थे और वो राजा हुआ करता था। लेटर वैदिक पीरियड में क्या हुआ, जब किंगडम स्टार्ट हुआ, टेरिटरी बनने लगी बहुत सारी, और यहाँ से बताया कि ये मेरा ये टेरिटरी है, ये आपकी टेरिटरी है। और राजा जब स्टैंडिंग, राजा के पास में बहुत ज्यादा पैसा आने लगा, वेल्थ होने लगी, तो वो अपने लिए स्टैंडिंग आर्मी रखने लगा, उससे वो युद्ध लड़ता था। अब क्या था, उस टाइम पे राजा ने, अभी तक क्या होता, हेरिडिटी नहीं थी पोस्ट राजा की, लोग चुनते थे राजा को। बाद में राजा ने अपनी पोजीशन को स्ट्रांग करने के लिए क्या किया कि उसने भगवान का डर दिखाना स्टार्ट कर दिया। कैसे कि मैं तो भगवान का बंदा हूं, मुझे भगवान ने भेजा है। अगर आपने मेरे साथ कुछ किया तो यानी कि आप डायरेक्टली भगवान के साथ में
मतलब गड़बड़ कर रहे हो। तो इससे क्या था, ये थ्रेट मतलब जनता को दिखाने लगे वो, जैसे आर्मी के द्वारा भी थ्रेट दिखाने लगे, अगर आपने कुछ किया तो हमारी आर्मी है आपको देखने के लिए, आपको सप्रेस कर देगी। तो इस टाइप से जो राजा था उसने अपनी जो पोजीशन है उसको स्ट्रॉन्ग करी। उस टाइम जब जो अर्ली वैदिक पीरियड था उस टाइम पे इस टाइप का ऐसा कुछ नहीं था, वहां पे लोग थे वो चुन के राजा चुनते थे आपस में मिलकर। बट इस अब क्या होने, लेटर वैदिक पीरियड में क्या होता है कि राजा बनता है, उसका फिर पुत्र बनता है, उसका भी पुत्र बनता है, मतलब हेरिडिटी भी स्टार्ट हो गई, और राजा अपनी पावर के हिसाब से वो लोग बनने लगे और जनता को डर दिखाने लगे भगवान का। तो इससे पहले नो सेंस ऑफ डिविनिटी, मतलब ऐसा कुछ पहले नहीं हुआ करता था। तो मेन ड्यूटी होती थी राजा की, वो बेसिकली प्रोटेक्ट करते थे वो ट्राइब को और उनकी कैटल वेल्थ को, क्योंकि कैटल ही तो उस टाइम पे सबसे ज्यादा होती थी। पशुओं के लिए तो लड़ाई हुआ करती थी, जो खासकर गांव, जो काऊ होती है ना गाय, उसके लिए तो बहुत ज्यादा होती है, क्योंकि तभी तो उसको काऊ को गोधन बोला जाता था अर्ली वैदिक पीरियड में। तो काऊ बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट एनिमल हुआ करता, क्योंकि काऊ से हमें मिल्क मिलता था। ठीक है। तो जो राजा की ड्यूटी उस टाइम हुआ करती थी ट्राइब को प्रोटेक्ट करना और कैटल बेल्ट को भी प्रोटेक्ट करना, और जो युद्ध लड़ना जिससे नई नई कैटल्स को वहां से जीत के लाना। मोस्ट इंपोर्टेंट फंक्शनरी क्या था, जैसे पुरोहित एक हुआ करते थे, तो पुरोहित का काम था रिचुअल्स को करवाना और एडवाइस देना, जैसे कि वशिष्ठ थे, विश्वामित्र थे। ठीक है। सेनानी, सेनानी का मतलब था राजा को असिस्ट करना ड्यूरिंग वॉर। कोई रेगुलर आर्मी तो थी नहीं उस टाइम पे, नॉर्मल जो गांव के लोग थे उनमें से जो नए नए बच्चे जो होते थे, मतलब जिनकी फिजिकल अच्छी होती थी, वो लोग युद्ध लड़ने के लिए राजा के साथ में जाते थे। ब्रजपति, ब्रजपति बेसिकली ऑफिशियल था पाश्चर कैटल के लिए। ग्रामिनी हेड हुआ करता था फाइटिंग हॉर्स का। भागा दुगा, भाग दुगा, तो जो भाग दुगा था वो बेसिकली टैक्स कलेक्टर हुआ करता था। संगतरी ट्रेजरर हुआ करता था, और जो सूता था वो चैरिटियर हुआ करता था। ठीक है। यहां तक क्लियर है, ये कुछ पोस्ट हैं उनके बारे में मैंने आपको बता दिया, इन पोस्ट को आप थोड़ा याद रखना किसका मतलब क्या होता है। ट्राइबल असेंबली कैसी होती थी उस टाइम पे, तो ट्राइबल असेंबली बेसिकली होती थी, इसमें एक समिति होती थी। इस समिति का बहुत इंपॉर्टेंट रोल हुआ करता था अर्ली वैदिक पीरियड में, ये राजा को चुनने का काम करते थे। बाद में इसका सिग्निफिकेंस पूरी तरह से खत्म हो गया, क्योंकि राजा ने एक अथॉरिटी होल्ड कर ली कि अब मैं ही राजा रहूंगा, मेरे बाद मेरा पुत्र रहेगा और उसके बाद में उसका पुत्र रहेगा। तो इस टाइम से होने लगी थी। बट जो अर्ली वैदिक पीरियड था उसमें जो राजा को चुनने का काम समिति किया करती थी, इसमें वुमेन्स की भी एंट्री अलाउ हुआ करती थी। बट वैदिक वैदिक पीरियड में जो वुमेन्स थी उनकी स्थिति बहुत ज्यादा खराब हो जाती है। जो सभा था, सभा का भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल हुआ करता था अर्ली वैदिक पीरियड में। इसमें जो वोमेन्स थी, जो सभा में जो सभा को अटेंड करती थी उनको बोला जाता था सभापति। उसमें वोमेन्स का वो पहले अलाउ किया जाता था, बाद में इसमें वोमेन्स को बंद कर दिया गया अलाउ। और इसके बाद और जो सभा थी उसके पास में जुडिशियल फंक्शन भी हुआ करते थे। थर्ड इज विधाता। विधाता बहुत इंपॉर्टेंट असेंबली हुआ करती थी। ये बेसिकली जो मिलिट्री और रिलीजियस पर्पस के लिए ये काम करती थी, कि कैसे मतलब फंक्शन करेगी मिलिट्री, कैसे रिलीजियस पर जो भी फंक्शन होंगे उनको कैसे करेंगे, कैसे यज्ञ होगा, ये सब चीजों का काम विधाता का हुआ करता था। ठीक है। जो विधाता है वर्ड, वो 122 बार ऋग्वेद में मेंशन है, तो आप इससे समझ सकते हो कि ये काफी इंपॉर्टेंट हुआ करती थी उस टाइम पे असेंबली। ठीक है। जो गन और रिपब्लिक, इसका मतलब क्या था, गन या रिपब्लिक का मतलब था ये कि जो ट्रुप वगैरह होती है, गन मतलब ट्रुप, वो जो लीडर हुआ करता था गना का उसको बोला था जाता था गणपति। जो वोमेन्स थी वो बेसिकली सभा और विधाता में उनको एंट्री अलाउ थी उन लोगों की, बट जो बाद में उनकी एंट्री को अलाउ करना बंद कर दिया लेटर वैदिक पीरियड में, जब बहुत ज्यादा कुरूतियां कह सकते हो आप, जब उसमें वैदिक कल्चर में इंट्रोड्यूस हो जाती है। जो सभा और समिति, इनको बोला जाता था डॉटर ऑफ प्रजापति। प्रजापति का मतलब आपको पता होगा, प्रजापति मतलब ब्रह्मा जी, ब्रह्मा का मतलब होता है प्रजापति। वो बाली ही था जो टैक्स हुआ करता था, वो एक वॉलेंट्री टैक्स हुआ करता था। मतलब ऐसा नहीं था कि आपको कंपलसरी देना पड़ेगा, आप मन है, आपके पास में अगर पैसा आता है, आप चाहते हो कि आपको टैक्स देना है जिससे कि राजा बहुत अच्छे से काम कर सके,
तो उसके लिए एक बाली नाम का टैक्स हुआ करता था, एक भागा भी टैक्स हुआ करता था, बट ये जो सारे टैक्स थे वो वॉलेंट्री हुआ करते थे। इनकी जो इकोनॉमी थी वो बेसिकली रूरल इकोनॉमी थी, पास्चरल इकोनॉमी थी, क्योंकि ये एग्रीकल्चर अच्छा से करते थे, और जो कैटल थी उनको ये पाला करते थे। जो कैटल को वेल्थ के रूप में ट्रीट किया जाता था। तो जो वार जो लोग करते थे, जो वॉर पे जो लोग जाते थे, उसका मेन पर्पस हुआ करता था जो कैटल है उनको लूटना, यानी कि जानवरों को लूटना ही उस टाइम पे जो वॉर था, युद्ध का कारण हुआ करता था। एग्रीकल्चर इनका काम सेकेंडरी हुआ करता था। ये लोग राइस, बार्ले, बीन, सेसमम, ये लोग ये प्रोड्यूस करते थे। इनको जो बुआई वगैरह की, हार्वेस्टिंग की और थ्रेशिंग की, इन सब की बहुत अच्छी नॉलेज थी। काउ को बेसिकली मेजर किया जाता था, मेजर ऑफ वैल्यू, इसलिए इनको गोधन बोलते थे वो लोग। उस टाइम पे कोई मॉनिटरी सिस्टम नहीं हुआ करता था। उसमें जो ट्रेड हुआ करता था बेसिकली बहुत ज़्यादा ज़्यादा स्ट्रांग नहीं हुआ करता था, और ओवरसीज ट्री ये बहुत कम लोग करते थे ये लोग। इससे पहले आप देख रहे थे कि जो इंडस वैली सिविलाइजेशन के लोग थे वो लोग बहुत अच्छे से ट्रेड करते थे, और उनका जो ट्रेड था वो इंटरनेशनल लेवल पे हुआ करता था। बट इस टाइम पे अर्ली वैदिक पीरियड में ऐसा कुछ नहीं हुआ करता था। अर्ली वैदिक के जो लोग थे उनको बेसिकली अयास की नॉलेज थी। अयास मतलब होता है ब्रॉन्ज एंड कॉपर, इन दोनों की उनको नॉलेज थी। बट जो अर्ली वैदिक काल के जो लोग थे वो आयरन के बारे में, यानी कि लोहे के बारे में नहीं जानते थे। तो मैंने आपको बताया कि इनका जो मेन ऑक्यूपेशन था वो था कैटल रियरिंग, एग्रीकल्चर ये लोग सेकेंडरी हुआ करता था, और जो कैटल हुआ करती थी उसी को उसकी वेल्थ माना जाता था लोगों की, मतलब जिसके पास जितनी कैटल वो उतना पैसे वाला, इस तरह से आप मान सकते हो। एग्रीकल्चर को प्रैक्टिस करने लगे ये लोग बाद में, क्लियर फॉरेस्ट को क्लियर करते थे और वहां पे एग्रीकल्चर होने लगा। और जो बाद में जो इन्होंने क्या था, इनको 1000 BC के आसपास आयरन की खोज हो जाती है। स्टार्टिंग में तो नहीं रहती है, जब वैदिक जो लोग आयरन आए थे वो बेसिकली 1500 BC में आए थे, तो वहां उस टाइम पे तो आयरन नहीं था, बट 1000 BC के आसपास आयरन की खोज हो जाती है, तब ये लोग एग्रीकल्चर में उसका यूज करते हैं। तो मेटल उस टाइम पे अब 1000 BC के आसपास कौन से यूज हो रहे थे, कॉपर, आयरन एंड ब्रॉन्ज। कुछ पीपल थे वो काम करते थे गोल्ड स्मिथ का, पॉटर का, स्पिनर का, कारपेंटर का काम करते थे। तो जो टैक्स होता था वैदिक पीरियड में वो बेसिकली बाली एंड भागा, ये वॉलेंट्री टैक्स था, कंपलसरी टैक्स नहीं हुआ करता था। जो गोल्ड कॉइन थे उसको बोला जाता था निस्का, जो कि यूज होता था वाटर सिस्टम पे। मतलब इस टाइम पे ऐसी कुछ करेंसी नहीं हुआ करती थी, बट जैसे कि किसी को केला चाहिए, बनाना अगर चाहिए, तो अगर उसके पास में बनाना के बदले में कुछ और नहीं, अगर कोई गोल्ड मांगता है तो उनके पास में गोल्ड के टुकड़े हुआ करते थे नॉर्मल, तो वो उस गोल्ड को दे देते थे, बनाना ले लेते थे। तो इस टाइप से वो लोग गोल्ड का यूज करते थे वाटर सिस्टम में। रिवर का यूज करने लगे थे वो लोग ट्रांसपोर्टेशन में, और ये लोग वाटर सिस्टम का यूज करते थे, ये भी हमने डिस्कस कर लिया है। जो कारपेंटर हुआ करता था वो नए नए बढ़िया नाव बनाता था, ठीक है, चैरिट मेकर हुआ करते थे, बीवर थे, पॉटर थे, इस टाइप से लोग अपना अपना काम किया करते थे। ये लोग सिटी में नहीं रहते थे, इसको मैंने आपको बताइए कि रूरल इकोनॉमी थी, ये लोग सिटी में नहीं रहते थे। तो भगवानपुर जो एक्सवेट हुआ है हरियाणा में, और जो 3 साइट्स हैं उनसे हमें ये पता चला है, और ये जो साइट्स हैं वो प्री आयरन फेज को बेसिकली बताती हैं कि, ठीक है। जो सोसाइटी थी उस टाइम की ऋग्वेदिक पीरियड की, वो बेसिकली ट्राइबल सोसाइटी थी, बट एगेलिटेरियन सोसाइटी थी। एगेलिटेरियन का मतलब होता है कि नो डिस्क्रिमिनेशन। नो डिस्क्रिमिनेशन का मतलब डिस्क्रिमिनेशन के अंदर सेंस ये है कि ऐसा नहीं कि बिल्कुल 100% डिस्क्रिमिनेशन, यानी कि भेदभाव नहीं होगा, भेदभाव होगा बट बहुत माइनर लेवल पे होगा। ऐसा नहीं होगा कि एक के पास, जैसे कि आज के टाइम पे आज डिस्क्रिमिनेशन ही तो है कि एक के पास 1000 करोड़ रुपए हैं, और एक के पास पता चला कि उसको पर डे के 100 रुपए ही नहीं मिलते हैं, तो ये कितना डिफरेंस हो गया इनके बीच में। तो ऐसा उस टाइम पे नहीं हुआ कर, इतनी अनइक्वालिटी नहीं थी। जैसे कि उस टाइम पे जो वोमेन्स थी उनको काफी राइट थे, उनको मैंने बताया ना सब, उनको समिति में, विधाता में उनको एंट्री उनकी अलाउ हुआ करती थी। वो बात है कि लेटर फेज में उनको नहीं एंट्री किया गया, और है तो उस टाइम जैसे आज की हम देख लीजिए, आज हमारी सोसाइटी में वुमेन्स को उतना नहीं है जितना कि उनको मिलना चाहिए। तो ये एक तरह से एगलिटेरियन सोसाइटी नहीं है ना हमारी।
तो उस टाइम पे जो सोसाइटी थी वो बेसिकली एगेलिटेरियन हुआ करती थी। जो आर्यन थे वो बेसिकली फेयर कलर हुआ करता था उनका, और जो लोकल इनहेबिटेंट थे वो डार्क कॉम्प्लेक्शन के हुआ करते थे, यानी कि उनका कलर डार्क हुआ करता था। ये सोशल डिस्टेंशन को भी बताता है वहां की। जो दासा और जो दस्यु थे उनको स्लेव की तरह और शूद्र की तरह ट्रीट किया जाता था। जो हेड होता था ट्राइब का उसको ट्रीट किया जाता था सुपीरियर की तरह, ठीक। तो सोसाइटी थी डिवाइड हो चुकी थी, मैंने आपको बताया, वॉरियर यानी क्षत्रिय, प्रीस्ट यानी ब्राह्मण, मर्चेंट यानी वैश्य, और शूद्रा मतलब जो सबसे निचले लेवल के जो बुरे वैसे काम करते थे, मतलब तो उनको शूद्र बोला जाता था, ठीक है। तो जो फैमिली थी उसको वर रिगार्डेड एज अ सोशल एंड पॉलिटिकल यूनिट की तरह उसको रिगार्ड किया जाता था, और इसमें जो न्यूक्लियस फॉर्म था सोशल लाइफ का वो प्रैक्टिस किया जाता था। जैसे कि जो फैमिली स्ट्रक्चर था उस टाइम का वो काफी सिंपल हुआ करता था। जो हेड हुआ करता था फैमिली का वो बेसिकली कोई एक आदमी हुआ करता था, यानी कि मेन मेन उस टाइम पे हेड हुआ करता, यानी कि पेट्रिकल सोसाइटी हुआ करती थी उस टाइम पे। जो हेड हुआ करता था घर का वो उसको जो कि एल्डेस्ट हुआ करता था मेंबर ऑफ द फैमिली, यानी सबसे बड़ा आदमी, यानी जो वो होगा वो उसका हेड होगा। और पेट्रियार्कल सोसाइटी थी, यानी कि जो आदमी होगा उसका ही उस पर मतलब घर का हेड होगा वो, मतलब उसमें वुमेन हेड नहीं होगी, वुमेन हेड हो जाएगी यानी कि मैट्रिकल सोसाइटी हो जाएगी, बट यहाँ पे पेट्रिकल नेचर की सोसाइटी हुआ करती थी। जो फादर होता था वो हेड होता था फैमिली का और उसको बोला जाता था गृहपति। आर्यनों में ज्वाइंट फैमिली का प्रचलन बहुत था, वो लोग अकेले अकेले नहीं रहते थे, वहां पे ज्वाइंट फैमिली का बहुत ज्यादा प्रचलन हुआ करता था। जो वोमेन थी वो एंजॉय करती थी बहुत ही रिस्पेक्टेबल पोजीशन, उनको काफी रिस्पेक्ट की तरह ट्रीट किया जाता था, उनके साथ में कोई दुर्व्यवहार नहीं किया जाता था। जो आर्यनों के टाइम पे जो प्री बैरियर पीरियड में हम डिस्कस कर रहे हैं अभी। जो आर्यन थे वो बेसिकली वेजिटेबल्स भी खाते थे, नॉन वेजिटेबल्स भी खाते थे, यानी कि ये लोग वेजिटेरियन और नॉन वेजिटेरियन हुआ करते थे। वेजिटेरियन में ये लोग ब्रेड, केक, मिल्क, घी, बटर, कर्ड और फ्रूट्स वगैरह ये लोग खाते थे। और नॉन वेजिटेरियन में फिश खाते थे, बर्ड्स खाते थे, गॉट बकरी खाते थे, ये बुल्स खाते थे, हॉर्स खा लेते थे ये लोग। इस तरह से इनका ये खाना हुआ करता था। बट जो स्लॉटर था काऊ का, यानी काऊ को मारकर ये लोग नहीं खाते थे, ये प्रोहिबिटेड था, क्योंकि काऊ को इन्होंने काफी पवित्र मान रखा था, क्योंकि वो लोग उनसे दूध लेते थे। पवित्रता का मतलब किसी ऐसा रिलीजियस सिग्निफिकेंस से नहीं था, क्योंकि ये लोग इतना ज्यादा रिलीजन को इतना वो नहीं मानते थे। इनका रिलीजन का मतलब सिर्फ इतना था कि कुछ हमें मटेरियल बेनिफिट हो रहा है, जैसे जैसे कि अग्नि है, इंद्र है, इंद्र यानी कि वर्षा वर्षा करेंगे, इनका ऐसा मानना था कि हम इनकी पूजा करेंगे, बारिश होगी, बारिश अच्छी होगी तो हमारी खेती अच्छी होगी। तो इसका मतलब ये था कि हमें अपने फायदे के लिए वो लोग भगवान के, उनका कोई वैसा फेथ या विश्वास नहीं था भगवान में, उनका ऐसा मानना था कि इंद्र है वो लोग वो पानी बरसाते, इसलिए हम इनकी पूजा करेंगे तो पानी बारिश होगी, उनका वो मतलब था। बट उनका ऐसा कोई मतलब नहीं हुआ करता था कि अगर ये इंद्र हैं वो बहुत अच्छे मतलब भगवान हैं और हमें इनको पूजा करें, तो ऐसा डिवोटेड नहीं थे उनके प्रति वो लोग। तो ऐसी चीज जो काऊ थी, तो काऊ का भी उनका मतलब सिर्फ ये था कि ये काऊ है उससे हमें घी प्राप्त प्राप्त होता है, उनसे हमें मिल्क मिलता है, मिल्क से हम बटर बनाते हैं, तो ये सब चीजें बनाते हैं, इसलिए हमें काऊ को वो लोग बचा के रखते थे। तो स्लॉटर काऊ को मार के खाना उस टाइम पे अलाउ नहीं हुआ करता था, और सारे जानवरों को मोस्टली वो खाते थे। वो ड्रिंक करते थे इंटॉक्सिकेटिंग लिक्वर, जैसे कि सोम, जो सोम जिसको बोलते हैं ना, तो जिसको अब ये इंटॉक्सिकेटिंग लिक्वर क्या था, सुरा, जिसको ब्रांडी भी बोलते हैं, जो कि बनती थी कॉर्न से, बार्ले से और जूस ऑफ सोम प्लांट से। तो ये लोग मतलब जो सोम रस का पान किया करते थे। बर्ना सिस्टम का मैंने आपको बताया है कि बर्ना सिस्टम कैसे उस टाइम हुआ करता था। तो बर्ना सिस्टम में 10th मंडल है ऋग्वेद के, उसमें उसको मेंशन किया गया है। बर्ना बेसिकली कर्मा और प्रोफेशन के बेस पे हुआ करता था, ना कि जन्म के आधार पे कि अगर आप किसी क्षत्रिय फैमिली में पैदा हो गए तो आप क्षत्रिय रहोगे, ऐसा नहीं था। अगर क्षत्रिय का जो बच्चा है वो अगर बहुत अच्छा ट्रेड कर रहा है, व्यापार कर रहा है, तो वो आगे चल के उसकी जो फैमिली है वो बेसिकली वैश्य कम्युनिटी में, जो बेस्ट बंड में तब्दील हो जाएगी। बट बाद में इसमें बहुत ज्यादा करप्शन आता है, तो क्षत्रिय पर क्षत्रिय रहते थे, चाहे वो एक डंबल ना उठा सके, मतलब एक तरह से आप ये ऐसे कह सकते हो कि उस पर एक डंबल भी नहीं उठ रहा है, लेकिन वो क्षत्रिय है क्योंकि वो क्षत्रिय क्लेन में पैदा हुआ है।
ठीक है। तो इस टाइप से हो गया था बाद में। तो ये ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्रा, ये 4 वर्ण हुआ करते थे उस टाइम पे। और वर्ण सिस्टम था वो कोई रिजिड नहीं हुआ करता था उस टाइम पे। वो चाहे तो अगर कोई ब्राह्मण वाला टीचिंग वाला काम करता है तो ब्राह्मण में वो मतलब अपने वर्ण को चेंज कर सकता था, चाहे वो शूद्र में ही पैदा क्यों ना हुआ हो। और ये बाद में ऐसा नहीं होता है। जो ग्राम थे आज के ग्राम की तरह नहीं थे इतने बड़े बड़े। ग्राम का मतलब ये था कुछ घर, यानी कि कुछ ऐसे नॉर्मल कुछ 8-10 घर बन गए तो उसको ही ग्राम कहते थे। आज के नहीं था कि इतने बड़े बड़े ग्राम ग्राम हुआ करते थे, तो इस टाइप से नहीं था। और जो मिलिट्रिस्टिक ट्राइबल यूनिट उस टाइम पे हुआ करती थी। कुल को यूज किया जाता था फैमिली के लिए वहाँ उस टाइम पे। जो सोसाइटी थी मैंने आपको बताया पेट्रियार्कल सोसाइटी थी और एगेलिटेरियन सोसाइटी उस टाइम पे हुआ करती थी, यानी वुमेन्स और जो भी शूद्र वगैरह हैं उनको भी पर्याप्त अधिकार उस टाइम पे दिए रहते थे, उनके साथ में इतना ज्यादा भेदभाव नहीं किया जाता था। इसमें एक चार्ट के द्वारा मैंने आपको बताया है कि ये ऊपर गॉड हो गया और ये 4 वर्ण हो गए, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्रा, और इनसे भी नीचे जो बाद में लेटर वैदिक पीरियड में आता है अनटचेबल। इनको तो बिल्कुल छूते ही नहीं थे वो लोग, उनको छू लिया मतलब बहुत बड़ा पाप कर दिया आपने। इस टाइप से वो लोग, मतलब आप समझ सकते हो कि किसी एक इंसान को कितना ह्यूमिलिटी किया जा रहा है, कि उसको उसका दर्जा आपने एक जानवर से भी ज्यादा बुरा कर दिया है आपने। इस तरह से वो लोग उस टाइम पे इतना करप्शन आ चुका था उस टाइप की सोसाइटी में। जैसे कि इसमें बताया कि ऊपर जो ब्रह्मा जी है, ब्रह्मा जी के माउथ से प्रीस्ट यानी वो ब्राह्मण निकला है, आर्म से क्षत्रिय निकला है, थाई से वैश्य निकला है, फीट से शूद्रा निकले हैं। तो ऐसे उनका मानना हुआ करता था। मैं इस चीज को समर्थन नहीं करता हूँ, आज भी नहीं करता, पहले भी नहीं करता। जो बोथ मैन थे और वुमेन्स, अब उस टाइम के वो क्या क्लोथ पहने करते थे, वो क्लोथ पहनते थे मेड ऑफ कॉटन, और जो लार्ज नंबर ऑफ ऑर्नामेंट, बहुत सारे ऑर्नामेंट्स वो लोग पहनते थे, चाहे आदमी हो चाहे औरत हो, दोनों के दोनों, यानी मेन्स और वुमेन्स दोनों। जो फूड आइटम थे उस टाइम पे वीट, वॉर्लिक, मिल्क, और मिल्क के जो प्रोडक्ट थे वो लोग वो यूज करते थे। काऊ को बहुत पवित्र माना गया था, सैक्रेड माना गया था, इसलिए उसका मीट वो लोग यूज नहीं करते थे। इंटरटेनमेंट के लिए वो लोग डांस करते थे, म्यूजिक गाना गाते थे, चैरियट रेस करते थे, हॉर्स की रेस करते थे। जो अपर क्लास वुमेन थी उनको मेंस के इक्वल राइट उस टाइम पे मिलते थे। और उस टाइम पे जो ये ऐसे कह सकते हो कि जो सुपरस्टिशियन जो हुआ करता था, यानी जो अंधविश्वास था, वो ना के बराबर हुआ करता था। और जो इंस्टीट्यूशन थे मैरिज के वो भी उस टाइम पे स्टैब्लिश हुआ करते थे। ये अर्ली वैदिक पीरियड का मैं बता रहा हूँ। जैसे कि इसमें जो लेडी है वो पूछ रही है इनसे कुछ क्वेश्चन, तो उसमें आप इससे समझ रहे हो कि इक्वलिटी कितनी ज्यादा थी, कि बराबर मेन के बराबर में वुमेन स्टैंड कर सकती थी उस टाइम पे। ऐसा नहीं था कि जो वुमेन्स को राइट्स काफी हुआ करते थे, वहां पे इतने कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं था। वो लोग गर्ल्स को भी पैदा करते थे, बट उनकी हमेशा ख्वाहिश रहती थी कि उनको बॉय चाइल्ड हो जाए, जिससे कि उनकी आगे की जो सोसाइटी है वो उनके जो परिवार का वंश, जिसको सॉकोल्ड अब कहते हैं हम, वंश बढ़ाने में मदद हो सके। तो जो गर्ल चाइल्ड थी उसको वो नेग्लेक्ट नहीं करते, ऐसा नहीं कि उसको मार देते थे, जैसे कि अभी आपने देखा होगा अभी भी कुछ सालों तक अभी भी लोग मारते हैं जो गर्ल चाइल्ड होती है उसको, और उससे पहले भी मारते थे कि उसमें कुछ भी उसको बच्ची को कुछ खिला देते थे, तम्बाकू रख देते थे या कुछ उसको मार के उसको वैसे वहां पर गाड़ देते थे, उसको गले को उसको मरोड़ के उसको बच्ची को मार देते थे। तो इस टाइप से वो उस टाइम नहीं हुआ करता था। अगर गर्ल चाइल्ड पैदा हो रही है तो उसको वो एक्सेप्ट करते थे, बट उनकी ख्वाहिश ऐसी रहती थी कि बॉय को भी बॉय चाइल्ड उनको पैदा होना चाहिए, जिससे कि उनका वंश आगे बढ़ सके। उस टाइम पे कोई पर्दा प्रथा नहीं थी। आज की आप देख लीजिए कितनी ज़्यादा पर्दा प्रथा होती है। रूरल में तो आप देख लीजिए, मतलब जो शहर होते हैं उनमें भी पर्दा प्रथा को फॉलो किया जाता है। बेसिकली मेरे अकॉर्डिंग जो पर्दा प्रथा होती है वो आपके पिछड़ेपन को बताती है, अगर आप पर्दा प्रथा को प्रमोट करते हैं तो। उस टाइम पे कोई सती नहीं हुआ करता था, कोई हमें ऐसे एविडेंस नहीं मिली है कि कोई सती मतलब प्रथा उस टाइम पे प्रेवलेंट थी। कोई भी उस टाइम पे चाइल्ड मैरिज नहीं हुआ करती थी। इसको आज भी हमारे इंडिया में चाइल्ड मैरिज बहुत ज़्यादा प्रिवलेंट है, बट उस टाइम पे जो मैरिज हुआ करती थी वो 17-18 साल में के आसपास हुआ करती थी, जो उस टाइम के हिसाब से वो ठीक था। तो जो वहाँ पे उस टाइम पे चाइल्ड मैरिज नहीं हुआ करती थी। आज भी आप देख लीजिए 15-15 साल से नीचे ट्राइबल जो होते हैं उन्हें 15 साल से छोटी बच्चियों की शादियां कर देते हैं, जो कि बहुत गलत है मेरे अकॉर्डिंग। जो एजुकेटेड वुमेन्स हैं
उस टाइम पे हुआ करती, जिनका नाम था गौशा, अपाला, विश्ववरा। ये उस टाइम की कुछ फेमस लेडीज हैं। और ये जो लेडीज थी वो बेसिकली जो पॉलिटिकल अफेयर हुआ करते थे, जैसे कि सभा और समिति, उनमें ये लोग पार्टिसिपेट भी करते थे। एक आपने सुना होगा, एक उस टाइम पे नियोग ट्रेडिशन बहुत ज्यादा फॉलो किया जाता था। अब ये नियोग ट्रेडिशन क्या है? नियोग ट्रेडिशन में क्या होता था कि अगर कोई एक लेडी है, उसका जो हस्बैंड है वो इनकैपेबल है पिता बनने के लिए, वो फादर नहीं बन सकता, या उसकी मृत्यु हो जाती है, उससे पहले वो जो लेडी थी उससे उसके द्वारा बच्चा पैदा नहीं हुआ था, ठीक है। तो इसमें जो लेडी थी वो रिक्वेस्ट करती थी और अपॉइंट करती थी किसी उसको, एक मैन को, जिससे कि वो बच्चे को पैदा कर सके उस मैन के द्वारा। इसको बोला जाता था नियोग ट्रेडिशन। लव मैरिज उस टाइम पे काफी प्रेवलेंट थी, मतलब उस टाइम पे जो वुमेन थी उनको अपना हस्बैंड चुनने का अधिकार था, वो लोग फ्रीली अपने हस्बैंड को चुन सकती थी। तो लव मैरिज काफी उस टाइम पे हुआ करती थी। आज भी आप देख लो लव मैरिज को कैसी बुरी तरह से एक स्टिग्मा अटैच कर दिया गया, उसको बहुत बुरी तरह से लिया जाता है कि ऑनर किलिंग हो जाती है, कि हमारे मान के लिए हमने उसको मार दिया। जब आपके बच्चे को ही आपने मार दिया तो ऐसे मान का क्या करोगे? ये झूठा मान होता है। मैं लव मैरिज, मतलब जो भी आपकी जो ऑनर किलिंग होती है उसको सपोर्ट नहीं करता हूँ। ये बहुत गलत है किसी को मार देना सिर्फ ऑनर किलिंग के नाम पे, मतलब उस पर कि उसने इंटरकास्ट या इंटर रिलीजन उसने शादी कर ली है उस पर। जी आप इसमें देखिए अर्ली वैदिक पीरियड में भी लोग लव मैरिज करते थे, तो वो लोग कितने ज्यादा हम लोगों से अच्छी थिंकिंग के हुआ करते थे। जो काऊ थी उस टाइम पे काफी इंपोर्टेंट एनिमल माना गया है काऊ को। और जो पास्चुरल पीपल थे वो उसको काई को होली काऊ बोलते थे, ठीक है। और जो बार हुआ करता था वो उसको बोलते थे गवस्थी। गवस्थी मतलब सर्च ऑफ काऊ। काऊ को ढूंढते थे और जहां पे काऊ हुआ करती थी वहां पे उन लोग युद्ध कर देते थे और काऊ को जीत कर लाते थे। तो आप देख रहे हो काऊ के लिए युद्ध हो रहा है। आज भी आप देख लीजिए काऊ के लिए क्या क्या हो रहा है सोसाइटी में। तो मोस्ट इंपोर्टेंट फॉर्म था वेल्थ का, और गिफ्ट भी दी जाती थी काऊ को, प्रीस्ट को। जो प्रीस्ट पुजारी होते थे कुछ काम का अगर पूजन वूजन करवाते थे उनको गिफ्ट में काऊ दे दी जाती थी। आज भी आप देखो कई वो होता है ना काऊ का दान करते हैं लोग। वो अलग बात है कि आज के जो प्रीस्ट होते हैं वो काऊ को लेने से ही मना कर देते हैं, हमें नहीं चाहिए भैया काऊ, है ना। और जो वुमेन थी उनको स्लेव की तरह ट्रीट किया जाने लगा था लेटर वैदिक पीरियड में। और जो लैंड थी वो अब बेसिकली प्राइवेट प्रॉपर्टी बन के, मतलब उस टाइम पे प्राइवेट नहीं हुआ करती थी, कोई भी कहीं भी रह सकता था। बेसिकली वो यहाँ पे ज्यादा पसंद रहते थे जहाँ पे ग्रास है, क्योंकि उनके पास जानवर हुआ करते थे। जहाँ पर घास होगी वहां पे वो लोग रहना पसंद करेंगे। तो उस टाइम पे ऐसे कोई प्राइवेट नहीं थी कि यहाँ से ये मेरी टेट ये है, ये आपकी है, ये इनकी है, अब ऐसा नहीं था उस टाइम पे, ठीक है। वो बेसिकली ऑक्यूपाइड पीस ऑफ लैंड ओकेशनली करते थे, जैसे कहीं पर ग्रास है तो वहां पर रहने लगे, तो ऐसी तरह से करते, बट उनका कोई पर्टिकुलर फिक्स नहीं था कि ये मेरी है ये तुम्हारी है, ऐसा नहीं था। जो वेल्दी पर्सन था उसको गोमत बोला जाता था, किंग था उसको गोपति बोला जाता था, और जो डॉटर थी उसको दुहितर बोला जाता था। और जिसमें जो ड्रेस हुआ करती थी वो थी नीवी, लॉइन क्लॉथ, बस, अधिबस, ये भी वो लोग पहनते थे। जैसे कि ड्रेस होती थी, जो हेड ड्रेस भी वो लोग पहनते थे जिसको बोला जाता था उसनीस। और जो उस टाइम पे जो मोनीगामी थी उस टाइम पे ज्यादा प्रेवलेंट थी। मोनीगामी मतलब एक शादी, बट जो रॉयल फैमिली थी उसमें पॉलीगामी यानी बहु विवाह प्रथा बहुत ज्यादा कॉमन हुआ करती थी। उस टाइम पे हमें कोई सती के एविडेंस नहीं मिले हैं और ना ही उस टाइम पे चाइल्ड मैरिज हुआ करती थी। विडो रीमैरिज उस टाइम पे हुआ करती थी, ये अच्छी बात है। आज भी मैं सपोर्ट करता हूँ विडो रीमैरिज होना चाहिए। बहुत सारी जगह पे आज भी विडो रीमैरिज नहीं होती है, बट आजकल उसको धीरे धीरे वो चलन थोड़ा सा ये जो है उसको खत्म हो रहा है, लोग अब विडो रीमैरिज को एनकरेज करने लगे हैं। तो अगर आपके आसपास कुछ ऐसा होता है तो आपको भी एनकरेज करना चाहिए विडो रीमैरिज को। तो जो ऋग्वेद के काल था हमारा उसमें विडो रीमैरिज काफी ज्यादा हुआ करती थी। और जो वैदिक गॉड थे वो इनके बारे में मैं आपको बता दूं, वो थी सोम, लिक्वर आपको पता ही है, बाइन गॉड, और ठीक है। और जो सेकंड थे वो थे बिंड गॉड यानी वायु गॉड, यम, वरुण,
और रुद्र, ये उस टाइम के कुछ गॉड हुआ करते थे, वैदिक गॉड। बेसिकली जो लोग, वो उस टाइम के लोग थे, वो नेचुरल फोर्सेस, जो फोर्सेस हुआ करता था गॉड का, उसको वो लोग पूजा करते थे और उन्हीं देवती डेटी थे उनकी पूजा करते थे। उनका ऐसा कुछ भगवान पे विश्वास नहीं हुआ करता था। और जो जो मेथड था वो रिसाइटेशन ऑफ प्रेयर्स का और ऑफरिंग सेक्रीफाइस का। उनको सेक्रीफाइस करते थे, वो प्रेयर करते थे और उनको सोचते थे कि हमारे लिए कुछ वो अच्छा करेंगे। इस टाइप से उनका भगवान के लिए श्रद्धा हुआ करती थी। अननोन पावर है उसको वो लोग कहते थे वो गॉड है। ठीक है। और बेसिकली जो रिलीजियस बिलीफ था, जैसे कि वॉर, फूड, इन जो हैबिटेशन, सेफ्टी, उसके लिए भी वो लोग भगवान की पूजा करते थे। जैसे युद्ध में जाने से पहले भगवान की पूजा कर रहे हैं, खाना के लिए पूजा कर रहे हैं, सेफ्टी के लिए भगवान की पूजा कर रहे हैं कि भगवान हमें बचा लेना, है ना। इस टाइप से वो लोग भगवान की पूजा करते थे। जो आर्यन थे अर्ली वैदिक पीरियड के, वो बेसिकली एलिमेंट्स की पूजा करते थे। तो इंपोर्टेंट गॉड हुआ करते थे, मैंने आपको बताया अर्ली वैदिक पीरियड में, वो थे इंद्र, जिनको पुरंदर बोला जाता था। और ये गॉड ऑफ रेन हुआ करते थे। इनको पुरंदर का मतलब होता है डिस्ट्रॉयर ऑफ फूड। तो सेकंड प्लेस था भगवान का, वो था अग्नि का। जो थर्ड प्लेस था वो था वरुण का। और अदर जैसे कि एलिमेंट हुआ करते, जैसे कि पृथ्वी, पृथ्वी की पूजा करते थे, वायु की पूजा करते थे वो। उस टाइम पे कुछ फीमेल गॉडेस भी थी, बट पेट्रियार्की की सोसाइटी थी, सब उस टाइप से था, तो उसमें फीमेल गॉड जो होती थी उनका इतना सिग्निफिकेंस नहीं था, बट उस टाइम पे लोग मानते थे फीमेल गॉड को। उनमें थी अदिति और ऊषा। ऊषा को बोला जाता है गॉडेस ऑफ डाउन। ठीक है। बाद के पीरियड में भी ये वाले जो भगवान थे उनका सिग्निफिकेंस खत्म होता है और ब्रह्मा जी का इंक्रीज होता है। तो जो अर्ली वैदिक पीरियड में इंद्र, अग्नि, वरुण, पृथ्वी, वायु, अदिति, उषा, और वो बेसिकली वर्शिप करते थे। वो क्यों करते थे? अपनी प्रजा के लिए करते थे, पशु के लिए करते थे, अपने जो पशु हुआ, कैटल हुआ करते थे, उनकी फूड के लिए करते थे, जिससे कि बारिश होगी, अच्छा खेती होगी तो उन्हें अच्छा अच्छा फूड उन्हें मिलेगा। हेल्थ के लिए करते थे वो अपनी, वेल्थ के लिए करते थे वो अपनी। इस टाइप से पूजा करते थे। और वो उसमें जो ऑफर करते थे वो मिल्क करते थे उनको, भगवान को दूध चढ़ा रहे हैं, वेजिटेबल चढ़ा रहे हैं, घी चढ़ा रहे हैं, ग्रेन चढ़ा रहे हैं। इस टाइप से वो लोग पूजा करते थे। तो ये जो कुछ भगवान हैं उनको भी हम इसमें डिस्कस कर लेते हैं। वो कौन कौन से भगवान है? जैसे इंद्र है। इंद्र क्या होता था? पानी बरसाएगा, थंडर एंड स्टोम, जिससे कि हमारी एग्रीकल्चर अच्छी होगी। अग्नि, अग्नि बेसिकली को मानते थे कि इंटरमीडिएट का काम करते हैं गॉड के बीच में और लोगों, जो आम जनता है उनके बीच में अग्नि का, वो लोग ऐसा मानते थे। वरुण, वरुण बेसिकली अपहोल्ड द नेचुरल ऑर्डर। सोम सैक्रेड ड्रिंक के लिए। पृथ्वी गॉडेस ऑफ अर्थ, गॉड। अदिति गॉडेस ऑफ एटर्निटी। उषा गॉडेस ऑफ डाउन। सावित्री, गायत्री मंत्र उसके लिए वो लोग गाते थे, गॉडेस सावित्री के लिए उस टाइम पे गायत्री मंत्र का यूज किया जाता था। ठीक है। आज के लेक्चर में बस इतना ही है। आगे के लेक्चर में हम और इसको कंक्लूड करेंगे और पूरा इसमें हम कोशिश करेंगे कि जो पूरा जो वैदिक पीरियड है उसको हम अगले पीरियड, मतलब जो लेक्चर है उसमें खत्म कर देंगे। और जिससे कि जो नेक्स्ट उसके बाद आएगा वो हम बुद्धिज्म को स्टार्ट करेंगे। बुद्धिज्म में आपको बहुत काफी इंटरेस्ट आएगा। और इसमें तो एक लेक्चर और इसमें बचा हुआ है, उस मतलब जो कि जिसमें हम थोड़ा सा जो चारों वेदों में, जैसे कि सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, और उसके जो लेटर वैदिक पीरियड में क्या क्या होता है और इतनी कैसी कुरीतियां थी, जिससे कि फिर इमरजेंस होता है बुद्धिज्म का, जैनिज्म का। तो ये सब हम पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। तो तब तक के लिए थैंक यू, गुड बाय, बाय बाय।